हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी न्यूज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने जनजाति का विस्तार देखा था। इसमें जनजातियों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि बहुत ही डिटेल से चीज़ों को समझाया गया है, इसलिए पूरा देखिएगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के का जो जनजातियों का भौगोलिक विस्तार है उसको पढ़ा था। आज संवैधानिक प्रावधान को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इस लेक्चर में हम लोग जो है जनजातियों संबंधी प्रावधान के साथ में जो एसटी अधिनियम 1989 है उसको थोड़ा सा देखेंगे। जनजातियों के लिए जो आयोग बनाया गया है और साथ में पेशा अधिनियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि परिभाषा क्या रहेगी। तो भारतीय संविधान में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 366(25) के तहत अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए अनुच्छेद 342 लिया गया है। इसको डिटेल में देखते हैं क्या कहता है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 366 के भाग 25 के अनुसार जनजातीय समुदायों अथवा जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 फर्स्ट के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। ठीक, यही परिभाषा आपको मेंस में भी लिखनी रहेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति कौन सी है ये कौन बताएगा? राष्ट्रपति एक आम सूचना या एक अधिसूचना के द्वारा जो है बताएगा कि संबंधित जाति जो है आज से अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आ रही है। लेकिन डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति तो बताएगा सिग्नेचर के माध्यम से अंतिम में, लेकिन बताएगा कौन? संसद। संसद जो है किसी भी जनजाति समुदाय अथवा उसके अंशों को अनुसूचित जनजाति की सूची में निकाल भी सकती है या उसे जोड़ भी सकती है। तो परिभाषा के लिए ध्यान रखिएगा कहाँ पे दी रहेगी? अनुच्छेद 366 में राष्ट्रपति बताएगा कि ऐसी जातियां जो 342 के अंतर्गत आ रही हैं वह अनुसूचित जनजातियां कहलाएंगी। डिसाइड कौन करेगा? भारतीय संसद, और आम सूचना के माध्यम से राष्ट्रपति ये बता देगा। कुछ प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। प्रावधान तो इतने सारे मैं आपको बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा आपका। सबसे पहले जनजातियों से संबंधित अगर लोकसभा में आरक्षण की बात की जाए तो अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। राज्य की विधानसभा या विधानमंडल में जो आरक्षण होगा वह अनुच्छेद 332 के तहत दिया जाएगा। और यहीं पे आप ये भी पता होगा कि जो आरक्षण है वो हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, कई बार बढ़ाया जा चुका है। तो ये अनुच्छेद 334 के तहत बढ़ाया जाता है। मतलब आरक्षण के 10 वर्ष का जो प्रावधान है अनुच्छेद 334 में किया गया, आगे मैं आपको बताऊंगा। कुछ अन्य प्रावधानों के बारे में बात करें तो जैसे अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषतः एसटी एससी का विशेष ध्यान रखेगा। ठीक है, अनुच्छेद 46 कहता है, अर्थात ये किस में आ रहा है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनके बारे में बात की गई है। अगला है अनुच्छेद 15(4) शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) का खा दोनों में पदों और सेवाओं में आरक्षण, मतलब पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में वरीयता अनुच्छेद 16(4) में, और किसी भी प्रकार का आरक्षण जो है अनुच्छेद 16 में ही वर्णित है। और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 15 रहेगा। ये दोनों चीजों को देख लेना है। ठीक है, यहाँ तक कि आप इसके साथ अनुच्छेद 17 को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अस्पृश्यता का जो अंत है वो कहीं न कहीं जनजाति और जो दलित वर्ग था उन्हीं के उत्थान के लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि 1935 का जो एक्ट था उसके पहले अनुसूचित जनजाति को दलित शब्द के रूप में ही परिभाषित किया गया था। बाद में जो अलग कैटेगरी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है कि जो देह व्यापार, भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को पूर्णतः निषेध करेगा। एसटी के लिए विशेष महत्व है क्योंकि मुख्य रूप से जो देह व्यापार या भिक्षावृत्ति में शामिल लोग थे वो सबसे ज्यादा जनजातीय वर्ग से ही आते थे। ठीक है, इसके लिए जो है बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया गया। ये भी आपको याद रखना। बधुआ मजदूर कौन रहता था? मुख्य रूप से जनजातीय व्यक्ति को ही बधुआ मजदूर बनाया जाता था। तो उनके उन्मूलन के लिए 1976 में एक एक्ट बनाया गया था। आगे अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी फैक्ट्री, खान
या अन्य जोखिम कार्य में 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनके नियोजन का निषेध करेगा। एसटी के लिए विशेष रूप महत्व है क्योंकि सबसे ज्यादा जो संलग्न बच्चे हैं जो इस काम में लगे रहते थे वह जनजातीय वर्ग के ही आते थे। तो अभी आपने लगभग 6-7 संवैधानिक प्रावधानों को देखा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 164 फर्स्ट में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का एक मंत्री हो। जनजातीय कल्याण विभाग तो लगभग है ही मध्य प्रदेश में, लेकिन एक मंत्री भी होगा। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 164 फर्स्ट। ठीक है, 164 में क्या कहा गया है? वैसे सामान्य रूप से मुख्यमंत्री के कार्य। ठीक है, अगला होगा 343 डी। ये पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। एमपीपीएससी इसको पूछ भी चुका है। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो है, ठीक है, जैसे कि 371 का के तहत नागालैंड में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 371 खा में असम में, 371 गा में मणिपुर और 371 चा में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय परिषद वगैरह बनाने के लिए। फिर जनजातियों से संबंधित जो अभी तक की कुछ प्रमुख समितियां हैं, एक है लोकुर समिति 1965 में बनी थी और एक चंदा समिति जो है 1967। मुख्य रूप से जनजाति की स्थिति का पता लगाने के लिए ये दोनों समितियां बनी थी और जनजाति है कौन इसकी भी परिभाषा दी गई थी। ठीक, यहाँ तक कि जो ओबीसी से संबंधित काका केलकर आयोग बना था उसने पिछड़े वर्गों के साथ में एसटी को रखने के बारे में कहा था। ठीक है, अनुच्छेद 17 जिसके मैंने पहले थोड़ा सा बताया था, अस्पृश्यता का उन्मूलन, और इसके लिए जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया था और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया है। इसके बारे में किसी अन्य लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े अधिनियम हैं। ठीक है, चलिए, हाँ तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा तरीका ये हो कि आप साथ में नोट्स बनाते चलिए। मैं भी चाहता तो आपको एक अच्छी स्लाइड वगैरह बना देता, लेकिन मेरा इससे कोई भला नहीं हो रहा था क्योंकि मेंस में आपको एक अच्छी स्पीड चाहिए और स्पीड मेरी अच्छी है आपकी तभी बन पाएगी जब आप लिखने की प्रैक्टिस करें। जैसे मैं लिखकर नोट्स बना रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए कि लिखते रहिए। अनुच्छेद 24 कहता है कि अनुच्छेद ये 29 है, थोड़ा सा कलर है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जिसमें ध्यान रखिएगा अनुसूचित जनजाति शामिल है। अनुच्छेद 350 कहता है कि पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति की संरक्षा का अधिकार दिया जाएगा तथा मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार भी जनजाति वर्ग को मिलेगा अनुच्छेद 350 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 244 कहता है कि 5वीं अनुसूची का उपखंड फर्स्ट असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये ऐसे राज्य हैं जो कि 5वीं अनुसूची में शामिल हैं, जो 6ठी अनुसूची में शामिल हैं के अंतर्गत इस अनुच्छेद के खंड 2 के अंतर्गत आते हैं। के अलावा सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों से जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण लागू होंगे। आपको बस इतना याद रख लेना है कि अनुच्छेद 244 कहता है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल जितनी भी चीजें होंगी वो जनजाति वर्ग पे लागू होंगी जनजातियों के लिए। हमें क्या पढ़ना है? संवैधानिक प्रावधान कौन से, आप अनुच्छेद लिखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 275, एक बार प्रीलिम्स में शायद पूछा गया था। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अधीन जितने भी राज्य हैं उनके अनुदान, मतलब स्पेशल स्टेटस कहना चाहिए, स्पेशल स्टेटस जनजातियों के लिए मतलब अनुदान की आप जो है ना मांग कर सकते हैं अनुच्छेद 275 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 334 जो कहता है, पहले ही मैंने बताया था कि आरक्षण के 10 वर्ष की अवधि को कई बार, मतलब आरक्षण जो व्यवस्था है कि हर 10 वर्ष में जो बढ़ जाती है, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 334 में दी गई है जो कई बार जो है संशोधित हो चुका है। अब इसको हम और अच्छे तरीके से मेन से मान लीजिए पूछ दिया 10 नंबर में कि अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान, तो हम एक पॉइंट दे सकते हैं कि शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षण के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, सामाजिक सुरक्षण के लिए कौन से किए गए हैं, आर्थिक सुरक्षण के लिए कौन से हैं और राजनीतिक सुरक्षण के लिए कौन से। अब इन चीजों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। इस तरह आप लिखकर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 2 पेज डेफिनेटली फिल हो जाएंगे और अच्छे पॉइंट के साथ
5वीं अनुसूची भी यही क्या कहती है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रावधान थे। आगे देख लेते हैं, सभी ने इसको पढ़ा है तो इसको शॉर्टकट में निपटा देते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है गठन किया गया था। पहले क्या था, ये अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों साथ में हुआ करते थे, लेकिन 19 फरवरी 2004 को इन दोनों को अलग किया गया था और दोनों की स्थापना इसी डेट को हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है और राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो मुख्य होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। अनुसूचित जनजाति तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा। ठीक नहीं हुआ है मतलब आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कुंवर सिंह टेकाम है और पहले अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान हुआ करते थे। अगर देखें पहली बार इस आयोग के बारे में कब बात की गई होगी तो अशोक मेहता समिति के बाद जो है 1978 में एक गैर संवैधानिक आयोग के रूप में इसके बारे में बात की गई थी। मैंने अशोक मेहता समिति का नाम इसलिए लिया था क्योंकि ये हमें याद रहती है पंचायती राज में, तो ऐसे जो याद रहा करे उसके बाद आप ऐसे कर लिया करो उसके बाद ये गठन हुआ था, तो थोड़ा सा ईयर आपको याद हो जाएगा। संबंध उन दोनों का अलग अलग है। बाकी 1987 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो है इसका नाम कर दिया गया था और 1990 में 65वें संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया। ठीक है, आयोग जो है ध्यान रखिएगा कि ये 2004 में बना था। ठीक है, लेकिन ये दोनों एसटी एसटी दोनों जो है यहाँ पे 1990 में 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिए गए थे। 2004 में जो है 89 संविधान संशोधन के माध्यम इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 कब 2004 में के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया था और 19 फरवरी 2004 की डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर, रांची, शिलांग, रायपुर। हमको भोपाल याद रखना है कि भोपाल पे है। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग राज्य मतलब मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। यह अधिनियम इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया। ईयर याद रखना चाहिए। ठीक है, ये पीरियड क्योंकि पीरियड से बन जाएगा, संवैधानिक निकाय सभी लोग जानते हैं। एग्जैक्ट डेट हो जाएगी 29 जून 1995, मुख्यालय भोपाल में है। संरचना कहा जाए 3 अशासकीय सदस्य होते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा, नियुक्ति राज्य सरकार। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो गजेंद्र सिंह जादूखेड़ी हैं। वेतन समयमान सबका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये लगभग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी राज्य सरकार को देते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगा वार्षिक रिपोर्ट भी उसी को देंगे। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है। त्याग पत्र भी ये लोग राज्य सरकार को देते हैं, ये काफी आसान रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा एक पेश अधिनियम के देख लेते हैं क्योंकि हम संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ रहे हैं जो कि जनजातियों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 344 ए जो है जिसमें भारत की जनजातीय नीति का वर्णन किया गया है, इसको लागू करने के लिए पेश अधिनियम 1946 बनाया गया था। इसका अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन, ध्यान रखिए स्वशासन सुनिश्चित करना था। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। परिचय की बात करें तो पेशा अधिनियम 1996 में पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो कि भारत के संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आते हैं को विस्तारित करने के लिए ये किया गया था। पेशा अधिनियम का महत्व देख लेते हैं क्या रहेगा। पहला, इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे, मैंने बस कीवर्ड्स इसमें मेंशन किया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करना। पहचान किसकी? आदिवासी संस्कृति की पहचान का संरक्षण करना। संघर्षों का समाधान जो कि केंद्र राज्य या फिर कहना चाहिए राज्यों में ही होते रहते हैं, उनको समाधान करना। और पब्लिक वॉचडॉग मतलब अगर लागू करने या सारी चीजों को देखिए ग्राम सभा को होगा तो जो वहां के लोग हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार क्रियान्वयन किया जा रहा है। निष्कर्षता हम कह सकते हैं यदि पारंपरिक शासन प्रणाली में खामियों को दूर करेगा और साथ में लिंग भेदी
लिंग समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने का अवसर देगा। ठीक है, ये शब्द अच्छा रहेगा, इसको आप लिंग समावेशी मतलब महिला और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार देगा, और जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसको भी ये लागू करेगा, तो पेशा अधिनियम काफी अच्छा है। अगले वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में आपको पता है लगभग 46 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में पढ़ा जाएगा। और इसके बाद जो है, जो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें से मैंने ये 16 लोगों को लिया हुआ है, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बन गई है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रमुख जनजातियां। इसमें जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, मैं ये मान के आपको पढ़ाया हुआ है इस चीज़ों को, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की गई है। कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर कहीं से देखा होगा तो इतनी सारी जो जानकारी है आपको नहीं मिलेगी किसी भी वीडियो में, जितनी मैंने आपको दी है। तो फैक्ट बहुत है, याद करने का काम आपका है, लिखने का काम आपका है। और जो भी अपने सजेशन वीडियो के बारे में, या फिर जो वॉइस क्वालिटी है, या जो मैंने एक्सप्लेन तो ऐसे नहीं किया हुआ है बहुत ज़्यादा, जो भी आप चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।